मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फ्रेंच और त्रिभाषा के प्राकृतिक दशाएं देखी थी और सांस्कृतिक तत्वों में हमने दो कारक देखे थे। तीसरा हमने छोड़ा था आबादी संबंधी दशाएं। अब देखिए बच्चों, आबादी संबंधी दशाओं में अमेज़न नदी बेसिन जो है ये क्या है, अभी दुनिया का सबसे वीरान क्षेत्र है। दलदली भूमि है, एनाकोंडा जैसे जंगली जानवर, टीसी मक्खी, विषैले जंतु सारे इस क्षेत्र में हैं। परंतु वायुमंडलीय दशाओं में क्या है, अनटच्ड बाय मैन है, इसलिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्योरिटी में मिलती है। सबसे ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन इज फाउंड ओवर द अमेज़न रीजन। तो अब अमेज़न रीजन में आबादी क्षेत्र सबसे कम है। लानोस बेसिन, लानोस नदी, और इनको ये आपकी नदी है ना, और लानोस घास के मैदान, लानोस जो क्या है, हॉट एंड ड्राई घास के मैदान नहीं है, हॉट एंड ड्राई घास के मैदान, ग्रासलैंड्स, जो कि आवासीय दशाओं के लिए उत्तम नहीं है। ब्रिगेंड चाको में क्या है, दो नीली नदियां दिख रही हैं आपको, पैराना एंड यूरुग्वे, एंड ये अर्जेंटीना में आपकी इसका नीचे माउथ है इसका डेल्टा। और ये जो डार्क ग्रीन मैंने कर रखा है, ये कौन सा रीजन हो गया, चाको रीजन, ग्रैंड चाको रीजन, जो कि क्या है आपके फॉरेस्ट्री एरिया है। चाको रीजन वनस्पति क्षेत्र। तो कुल मिला के कहने का मकसद क्या है, ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र, ये है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं छोटा सी इसी क्षेत्र का आपको। और ब्राजीलियन हाईलैंड्स में आपका रियो डी जेनेरो वगैरह यहाँ पे ये सारा सेटलमेंट सबसे ज़्यादा नगरों का हुआ है। तो आवासीय दशाएं जहाँ सबसे ज़्यादा सुविधा उपलब्ध होती है मानव को, वहाँ रहते हैं। तो घनीभूत यानी जो एशिया है, एशिया महाद्वीप, वो सबसे ज़्यादा घनीभूत है जनआधिक्य के रूप में। और विरल क्षेत्र जैसे अमेज़न है, और आप विश्व के अन्य क्षेत्र, सहारा क्षेत्र और एंटार्क्टिका और आर्कटिक क्षेत्र, टैगा क्षेत्र 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश से समस्त क्षेत्र जो है वो एक तरह से बैरन है। अब इसी में आपका ये पैटागोनियन प्लेटो आ जाता है, जहाँ की बरसात नहीं होती, सबसे ड्राई रीजन है। तो कहने का मकसद यहाँ पर नगरीय दशाओं को इस तरह से भू क्षेत्र प्रभावित करता है। अब उत्पत्ति संबंधी दशाओं में बच्चों ये 3 कारक मुख्य हैं। उसमें से तीसरा, 2 कारक हमने कल कर लिए। अब तीसरा है कृषि, एग्रीकल्चर। क्या बोला, एग्रीकल्चर में क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आती है, खेतों का आकार, साइज ऑफ फील्ड। सेकंड है भूमि योग्य मतलब कृषि जो है भूमि योग्य है या नहीं है। और तीसरा है कृषि की किस्में। ये तीनों बिंदु मिलाकर के कृषि को बनाते हैं। यानी कृषि सिंपल सिस्टमैटिक वैज्ञानिक तरीके से जो वर्तमान समय में हो रही है, बहुत वृहद आकार में कृषि हो रही है। तो कृषि एग्रीकल्चर जो है वो मनुष्य के जीवन भरण पोषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मिट्टी का समुचित उपयोग या लैंड यूज, भूमि का समुचित उपयोग व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, और मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार उसका संतुलन बनाना। तो साइज ऑफ लैंड और पॉपुलेशन, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, आपस में एग्रीकल्चर को इंटरेक्ट करती हैं। क्या बोला मैंने, साइज ऑफ लैंड, खेत का आकार, और पॉपुलेशन, ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं। तो कहने का मतलब हुआ, कृषि से हमारे, जैसे हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े रेंजेस हैं, यूएसए के अंदर देखो आप, यूरोप में देखो, और विश्व के अन्य भागों में अर्जेंटीना वगैरह में देखो, इनके अंदर लैंड साइज बहुत बड़ा है। क्यों, जनसंख्या कम है। हमारे भारत में देखो, पाकिस्तान, ईरान, इराक, आपके बांग्लादेश वगैरह, म्यांमार वगैरह सारे जो देश हैं हमारे साउथ ईस्ट एशियन देश सारे, चाइना से लेकर ताइवान, हांगकॉन्ग वगैरह, इन जापान वगैरह, इन सब में क्या है, साइज ऑफ लैंड जो है बहुत स्मॉल है। जैसे हमारे यहाँ तो 1.12 हेक्टर पर साइज लैंड है। अब उसके बाद बहुत सरकार ने उसका आफ्टर फ्रीडम कोशिश करी, लैंड रिफॉर्म्स करे। उस सुंदरनम की बुक पढ़ सकते हैं आप, उसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, और एग्रीकल्चर बेसिस पे भी आता है। हर साल सरकार क्या एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाती है तक, और नहीं हमारे भारत की सरकार और विश्व की समस्त सरकारें भी एग्रीकल्चर को बेस्ट यूज़ करती हैं। तो एक छोटा सा एक स्टेटमेंट है कि जैसे मैंने कहा, जापान में 2% लैंड है, या विकसित विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनमें जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो केवल भूमि के 10% भाग पर ही खेती हो रही है, जबकि उनकी यहाँ प्रोडक्शन है 70, 80, 90% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आता है 10% लैंड से। और हमारे यहाँ अभी भी कई लोग बोलते हैं भारत एक गरीब देश है, कृषि प्रधान देश है, पर ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा डिटोरेट हो गई है। हमारा
लैंड यूज साइज जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया एग्रीकल्चर का, दैट इज अराउंड 34% लैंड जो हमारी अंडर एग्रीकल्चर चल रही है, उसमें से भी एक्चुअल लैंड ऑफ एग्रीकल्चर जो है परमानेंट फील्ड्स जो हैं वो आपकी 28% है। और कहने का मकसद यहाँ पर कि खेती जो है, जो 10% लैंड का या लेस देन 10% लैंड भूमि उपयोग कर रहे हैं जो देश, वो हाईएस्ट आउटपुट निकाल रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी भी आउटपुट की प्राप्त करने की यानी कुल उत्पाद की यानी कुल कृषि उपज की, जैसे गेहूं लगाया तो कुल कृषि उत्पाद या कुल कृषि उपज और अधिक मिलियन टन हेक्टेयर टन्स हो सकता है, कई टन अनाज बढ़ सकता है अच्छे उन्नत कृषि बीजों का उपयोग करने से, रासायनिक खाद का उपयोग करने से, बेस्ट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, साइंटिफिक मेथड्स, इरिगेशन मेथड्स। जैसे इजराइल जो है वो छोटा सा देश है, जयपुर के जितना है, और हाईएस्ट जब प्रोडक्शन वो अपनी लैंड यूज का करता है। तो कहने का मतलब साइज ऑफ लैंड बड़े बड़े देशों के पास है, हम जैसे देशों के पास छोटा फील्ड है एग्रीकल्चर का, पर हमारे यहाँ इंटेंसिव फार्मिंग, मैकेनिकल फार्मिंग, हम उसको अपने तरीके से मेन्योर डालना, प्लॉ करने के लिए मशीनों का, छोटी साइज़ की मशीनों का, छोटे थ्रेशर्स, छोटे हार्वेस्टर्स मशीनों का जो हैंड से चल जाए या बैटरी से चल जाए, उनका उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। जापान और जो साउथ ईस्ट एशियन, जैसे आपका जो ली मॉर्गन की किताब है साउथ ईस्ट एशिया की, उसको आप उसके फील्ड्स को देखें, उसकी टेक्निक को पढ़ें, तो आपको और एग्रीकल्चर के बारे में बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे फिलीपींस में आपका राइस कल्टीवेशन रिसर्च सेंटर है, भारत में कहाँ है? उड़ीसा के अंदर, कटक के अंदर है इसका रिसर्च सेंटर। और भारत में तो ऐसे गन्ना का तमिलनाडु में है। मतलब इस तरह से आप छोटे छोटे जीके के क्वेश्चन इसके साथ साथ ढूंढने का प्रयास करें, और नहीं समझ में आता है या कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप जो अपन ने बना रखा है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। तो कहने का मतलब भू आकार, पॉपुलेशन और इन दोनों को आपस में इंटररिलेट या अंतर्निहित करती है। इसी प्रकार से बच्चों कृषि योग्य भूमि जो है उस बात को मैंने बता दिया। अब कृषि की किस्में, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ इंटेंसिव फार्मिंग, मैकेनिकल फार्मिंग हमें यूज करनी चाहिए। तो सारे बिंदु देखिए हमने एक तरह से बहुत संक्षिप्त रूप में देख लिए। तीसरा है सांस्कृतिक दशाओं में, नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, और उद्योग धंधे। उद्योग धंधों में बच्चों क्या है हमारा पांचवा बिंदु आगे। वैसे तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल्सो आपका एक भूदृश्य प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देखिए जामनगर देखिए, आप रिलायंस का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करने वाला सेंटर पर जब हम पढ़ते थे तो जामनगर में छोटे छोटे इंडस्ट्रियल सेटअप थे। और जैसे कभी आप ट्रेन से जाते थे तो आपको तब रियलाइज होता था कि जहाँ बहुत सारी लाइट्स आनी शुरू जाएँ, समझ जाओ कि कोई बहुत अच्छा सिटी के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। आजकल तो जब हम लैंड एयरक्राफ्ट से हवाई जहाज से हम फ्लाई करते हैं तो टोपोग्राफी हम आराम से अपनी देख सकते हैं, और पहले टोपोग्राफी को देख करके इंडस्ट्रियल सेटअप को देख सकते हैं। तो भारत राजस्थान में तो आपका रिको डेवलपमेंट सेंटर इंडस्ट्रियल है जो यूनिट, जो कि जगह जगह सेटअप करता है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ऐसे उद्योग धंधों के लिए जैसे हम कहें कि जो बड़े वृहत उद्योग धंधे वाले क्षेत्र हैं उनसे जो भूदृश्यावली उत्पन्न होती है वो अलग अलग से केंद्रों का निर्माण करते हैं, और उद्योग धंधों के चारों तरफ ही आपके आवासीय संरचना का निर्माण होता है। और जैसे हमने राइन सी नदी का क्षेत्र देखा जर्मनी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको व्हाट्सएप पे जो वॉइस डाला था तो उसमें मैंने बताया था आपको जर्मनी और फ्रांस का, सीन फ्रांस की और रूर एंड राइन जर्मनी का क्षेत्र। इंग्लैंड का तो आपका लंदन क्षेत्र तो है ही, पर ग्लासगो है, बहुत सारे विकफील्ड है, चेस्टर है, मॉन्चेस्टर है, और बहुत बहुत छोटे छोटे हर चीज़ का जो एक उद्योग की विशिष्टता को लिए हुए क्षेत्र है वो उद्योग का विशिष्टीकरण बन जाता है। जैसे अहमदाबाद आपका, मॉन्चेस्टर मैंने ईस्ट बोला था, तो वो क्यों बोला था? क्योंकि अहमदाबाद में आपके सूती वस्त्र उद्योग का बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण हो रखा है। इसी प्रकार से हमारे हैवी मशीन इंजीनियरिंग का है, शिपिंग का है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि ये सारे उद्योग धंधे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। जैसे हम उद्योग धंधों में कहें तो सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रासायनिक इंडस्ट्री, लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये सब आपके किसी भी देश की बैकबोन है। तो उद्योग धंधों से जो भूदृश्य, ये सेंट्रलाइजेशन से जो भूदृश्य परिलक्षित होता है उसको हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं।
अब शोषक धंधे बच्चों, बहुत सारे शोषक धंधे, जहाँ कहीं भी हमने प्राकृतिक पदार्थों का अपनी आवश्यकता से ज़्यादा उपभोग किया है या उसका विदोहन किया है, वो सब शोषक हो गए। एक्सप्लॉयटेशन उसका हमने किया है, इसलिए उसको हमने शोषक धंधे गए। विश्व में ऐसे हर क्षेत्र में मिलेंगे आपको। जैसे आपके जहाँ जरूरत नहीं है, आपने एक से ज़्यादा इंडस्ट्री को सेटअप करा। जैसे मैं कोई छोटा सा एग्जांपल दूँ, यूएसए की इकोनॉमी को आप डेवलप इकोनॉमी कहते हो, है ना, अर्थव्यवस्था। उसमें जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे टीचर यूएसए से आए थे, प्रोफेसर के शर्मा, तो उन्होंने बताया वहाँ मॉर्निंग में अलग कर्टन लगाते हैं, डे टाइम में अलग कर्टन एंड नाइट में हैवी कर्टन। यूरोप में जाओ आप, लंदन में आपके ऑल द टाइम हैवी कर्टन्स, क्योंकि 6 मंथ्स डेज होते हैं जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, अभी मार्च अप्रैल मई जून वाला, और 6 मंथ्स वहाँ अंधेरा होता है, तो उस वक्त लाइट कर्टन्स रखते हैं। और हमारे यहाँ तो हम कर्टन्स बहुत मुश्किल से 2% लोग होंगे जो साल में 2 तरह के कर्टन्स बदलते होंगे। अदरवाइज हमारे यहाँ तो मतलब पहले हम इस चीज़ को बड़ा अजीब सा समझते थे, पर हमारी जो इंडियंस की डेप्रिसिएशन की जो नीति है कि जैसे कोई पुर्चा घिसा उसके पार्ट को बदलते हैं, पूरा का पूरा रिप्लेस नहीं करते। ऐसे इस नीति के कारण हम रुपए का जो मूल्यन हुआ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर, डिमोनेटाइजेशन, डेप्रिसिएशन हुआ, अवमूल्यन नहीं बोलेंगे, मंदी आई, आर्थिक मंदी आई, तो हम बहुत अच्छे से उभर कर उसमें सर्वाइव कर गए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उपभोक्ता या शोषक नीति को नहीं अपना रखा। तो हमारे यहाँ तो शोषक नीति हमारे खान पान रहन सहन में ही नहीं है, तो इंडस्ट्रीज में भी हम बहुत सोच समझ करके एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। पर हाँ, कई जगहों पर जैसे हमने पहाड़ खो दिए, बहुत ज़्यादा पहाड़ खो दिए, तो लैंडस्लाइड्स हो गए, मतलब पत्थर निकाले, माइनिंग कर ली, क्वेरिंग कर ली, तो वो इम्बैलेंस कर देता है। तो ऐसे छोटे छोटे खेती में भी हमने जैसे बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाल दिए, या बहुत ज़्यादा इरिगेशन, जैसे पंजाब में भी वेटलैंड जो प्रॉब्लम चल रहा है, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, तो ये वेटलैंड कॉन्सेप्ट भी इसी जैसे आपका हुआ है। तो शोषक धंधे हर क्षेत्र में है, उसको हमें छोटा छोटा करके आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर मैसो, मैक्रो एंड माइक्रो रीजन के अंदर उसको क्लासीफाई करके स्टडी करना पड़ता है। अब आवागमन की दशाएं जो है बच्चों, वो सांस्कृतिक कारक की सबसे महत्वपूर्ण दशाएं, क्योंकि सांस्कृतिक कारकों के अंदर जितनी भी जल्दी कम्युनिकेशन, आज अमेरिका में कुछ होता है विदिन सेकेंड हमको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास संचार की नीति बहुत अच्छी है। पहले, इससे पहले हमारे आवागमन के साधनों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, हमारी रेलें, सड़कें, हवाई मार्ग, जलीय मार्ग, इन सब का विकास हुआ। और विश्व में जैसे आपकी पनामा कैनाल, यहाँ पर मैंने पहले बताई, सुएज कैनाल मैंने अफ्रीका में आपको पहले मैप में बता रखी, कील बता रखी है। तो ये इतने बड़े नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ये कैनाल बहुत आसानी से जोड़ते हैं। दूरियां कम हो गई, गतियां बढ़ गई, शिप क्राफ्ट आपके बहुत ज़्यादा मॉडर्न साइंटिफिक हो गए। तो इस प्रकार से हमारे सामान आवाजाही और सामान ढोने की प्रक्रिया दोनों में तीव्रता आई। आजकल हमारे कितने सुंदर सुंदर मालगाड़ियों के डब्बे आते हैं, कितने मॉडर्नाइज हैं वो मर्चेंट्स के। तो मॉडर्नाइजेशन जो आधुनिकरण हुआ है, वैज्ञानिक प्रकृति हुई है, उसने हमारे आवागमन की दशाओं में सुधार किया। और आवागमन संचार की दशा ही किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने में भी सहायक है और उसको विस्तार करने में, विकेंद्रित करने में, फैलाने में भी सहायक है। इस प्रकार से हमारे मानव बोध के तत्व मुख्य रूप से जो फ्रेंच अंतिवार्ता ने दिए वो मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिए। थैंक यू।